पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। चलें जी, आज भी फिर कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स का रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले है जी एयरलिंक। अगर इसके रिजल्ट्स देखें तो इन्होंने इंटरिम कैश डिविडेंड दिया 2 रुपये का। अगर इनके वैसे रिजल्ट्स का जायज़ा लें हाफ ईयरली पे, तो इस क्वार्टर में 1.8 रुपये की अर्निंग हुई है और 6 महीने में 3.45 की, और सेल्स भी तकरीबन सेम सेम चल रही हैं। अब अगर इनके क्वार्टरली ट्रेंड को देखें तो इनकी सेल्स जो हैं 24 में तो काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं 23 के क्वार्टर्स के मुकाबले में, और ग्रॉस प्रॉफिट भी ज़्यादा हुआ है। 22 के मुकाबले में 23 में सेल्स कम हो गई थी, फिर 24 में ज़्यादा होनी शुरू हो गई हैं। तो इस ट्रेंड को देखें तो उस हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि साल के आखिर में 7 रुपये की इनकी ईपीएस बनेगी और डिविडेंड पूरे साल का रहेगा 4 रुपये। तो 4 रुपये और इसकी प्राइस देखें, इसमें तो बिला वजह ही कोई इसकी वैल्यू इस काबिल नहीं है कि इतना ऊपर इसको ले गए, लेकिन ये गेमें आपको पता है चलती हैं। ये 5 साल की परफॉर्मेंस पहले देख लेते हैं। ये जब इसका आईपीओ आया तो ये कहाँ पे ओपन हुआ था, और वहां से देखें 76 रुपये से लेके इसको जनाब साहेब 18 रुपये पे ले आए। तो लोगों का कितना नुकसान इसमें किया होगा। अब उनमें से कितने लोग होंगे जो आज भी इसमें बैठे हुए हैं, अक्सर तंग आके निकल गए होंगे और यहाँ 18 से ले जाके एकदम इसको फिर 70 पे ले गए। तो ये वो गेम्स होती हैं जिनके जरिए से स्टॉक मार्केट में बड़े लोग पैसा कमाते हैं, और आम इन्वेस्टर कोई तुक्के से कमा ले तो कमा ले, वरना वो इस तरह नहीं कमा पाता। लेकिन पॉइंट ये होता है कि ये शेयर इस काबिल नहीं था कि जब 70 पे था तो वहां पे इसको लेना नहीं चाहिए था, और आज भी इतना ऊपर आने के बाद ये कोई लेना बनता नहीं है, अनलेस कि आपके पास कोई ऐसी खबर हो या ऐसी रिपोर्ट हो कि अगले 3 सालों में इनके 4-5 गुना ज्यादा हो जाएंगे प्रॉफिट्स, वरना इसका कोई लेना बनता नहीं है। तो ऐसे शेयर से बेसिकली आंखें बंद ही रखनी चाहिए। हाँ, 18-20 रुपए पे आप इसको लेने का सोच सकते थे, लेकिन आपको पता ही नहीं चला होगा कि कब कैसे ऊपर चला गया। तो इस रेट पे तो इसमें लेना कोई नहीं बनता फंडामेंटल हिसाब से, फाइनेंशियल लॉजिक के हिसाब से। डिविडेंड यील्ड कोई 6 से 7% है। प्राइस अर्निंग इसकी जो अच्छी नहीं है, प्राइस अर्निंग 8 से ऊपर बनती है, वो भी अच्छी नहीं है। और अगर इसकी बुक वैल्यू देखें तो बुक वैल्यू भी सिर्फ 32-33 रुपये है। तो उस हिसाब से हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये रिजल्ट कोई इसके खास अच्छे नहीं हैं वैल्यू के हिसाब से। फिर है जी ये जी मोहल्ले के बच्चे 24 घंटे यहाँ पे क्रिकेट खेलते रहते हैं, और बड़ी मुश्किल से हमने टाइम ये रखा हुआ था, लेकिन अब ये रात को भी लाइटें ऑन करके खेल लेते हैं। तो उनकी आवाज़ें साथ आप बर्दाश्त करें। अब हमें तो इन्होंने पागल कर दिया है, लेकिन अब हम और कुछ नहीं कर सकते। फिर है जी एक्साइड। एक्साइड के रिजल्ट्स देखें तो इनके थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं। इस क्वार्टर में इनकी 20 की ईपीएस है, लेकिन पूरे साल में 117 रुपए की ईपीएस है 9 महीने में। तो बहुत वेरिएबल रिजल्ट्स हैं, समझ नहीं आती कब क्यों ज्यादा हो गए हैं कब क्यों कम हो गए हैं। ट्रेंड में जाके देखें तो बेसिकली इनका जो ट्रेंड है सेल्स का, वो सेल्स का बीच में थोड़ा कम हो गया था पिछले क्वार्टर में, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा सा बेहतर हुआ है, और Q1 के मुकाबले में ग्रॉस प्रॉफिट भी थोड़ा कम हो गया है। ये प्रॉबली बैटरीज का बिजनेस जो है थोड़ा समर्स में थोड़ा ज्यादा चलता है। Q4 23 में ईपीएस काफी अच्छी आई थी, Q1 में और अच्छी हो गई, लेकिन Q2 में काफी कम हो गई, Q3 में भी कम है। 22 के मुकाबले में 23 में भी ईपीएस ओवरऑल बहुत ज्यादा हो गई थी। बहरहाल अगर इस हिसाब से देखें, बहरहाल जो ईपीएस का ट्रेंड नीचे जा रहा है उसको अगर देखें, उसको देखते हुए साल में 130-40 की ईपीएस इनकी हो सकती है। अभी हम अंदाजा यही रखते हैं कि 140 तक ईपीएस आएगी, और जब 97 की ईपीएस पे 10 रुपए दिया डिविडेंड, तो 140 की ईपीएस पे 15 रुपए डिविडेंड देंगे। बड़े अफसोस की बात है, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं। तो 400 के रेट पे अगर 15 रुपए का डिविडेंड दिया तो डिविडेंड यील्ड तो सिर्फ 3-3.5% बनेगी, लेकिन प्राइस अर्निंग उस हिसाब से काफी कम रहेगी। 140 के हिसाब से देखें तो तकरीबन 3 की प्राइस अर्निंग होगी, तो वो काफी अच्छी है। और बुक वैल्यू देखते हैं, बुक वैल्यू भी इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि जब डिविडेंड देते ही नहीं तो बुक वैल्यू ही बढ़ेगी। तो बुक वैल्यू काफी ज्यादा है, 744 रुपए। तो ये लॉन्ग टर्म में ये शेयर आपको बेनिफिशियल इस रेट पे भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको पता है जो डिविडेंड नहीं देते ज्यादा, हम उनको जनरली अवॉइड करते हैं। और वैसे भी ईपीएस इतना वेरिएबल है, 22 में 3 रुपए सिर्फ, 23 में 97 रुपए, अब ऊपर जा रहा है लेकिन क्वार्टरली बेस पे नीचे आ रहा है।
कोई पता नहीं अगले 4 महीने में किसी वजह से कम ना होना शुरू हो जाए, तो फिर ऐसे शेयर्स में थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। तो रिजल्ट अभी इसका इस क्वार्टर का थोड़ा पुअर आया है, तो हमें तो कोई इतना वैसे खास इसमें इंटरेस्ट नहीं है। और इसकी 5 साल की परफॉर्मेंस अगर देखें तो ये बीच में देखें एक दफ़ा कोई 600 पे भी एकदम चला गया था, और लेकिन वो जिस तरह ऊपर गया उसी तरह वापस नीचे आ गया। तो ये तो गेमें होती हैं, लेकिन अगर इस गेम वाले हिस्से को निकाल दें तो पिछले 5 साल में काफ़ी ऊपर ही है। लेकिन ईपीएस अच्छी हुई है, बहरहाल उसका इम्पैक्ट ज़रूर इसमें फ्यूचर में भी आ सकता है अगर ईपीएस आगे बेहतर करते हैं तो, लेकिन हम अवॉइड ही करेंगे अभी। उसके बाद है जी सिंध आबादगढ़ शुगर मिल। इसका जनाब साहब अगर देखें रिजल्ट कैसा रहा, इसका रिजल्ट इस क्वार्टर में 12 रुपए की ईपीएस आई है। पिछले साल के पहले क्वार्टर के हिसाब से तो सेल्स कम हुई हैं, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है। पिछले साल कॉस्ट ज़्यादा थी, असल में कॉस्ट तो उतनी रही, लेकिन आपको पता है सेल प्राइस ज़्यादा हो गई थी चीनी की, तो इनको काफ़ी फ़ायदा हुआ 12 रुपए का। अब ट्रेंड को देखें तो ट्रेंड इसका 23 के 4 क्वार्टर्स में तो ऊपर की तरफ था, लेकिन इस क्वार्टर में सेल्स थोड़ी कम हुई हैं। वैसे पिछले साल के आखिरी क्वार्टर में तो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट इनका आया था। पूरे साल की देखें 36 रुपए की ईपीएस है, और सिर्फ Q4 की ईपीएस 32 रुपए आई थी। उस हिसाब से तो इस महीने इस क्वार्टर में ईपीएस काफी कम हो गई है, लेकिन अब देखना है कि आगे मेंटेन करते हैं कि नहीं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। शुगर सेक्टर के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि अभी कोई पता नहीं अगले साल के रिजल्ट्स इनके कैसे रहेंगे, और ये कहना कबल अज वक्त होगा कि अभी इस क्वार्टर में अगर 12 रुपए की ईपीएस है तो आगे भी वो उसी तरह कंटिन्यू रहेगी। लेकिन थोड़ा कंजर्वेटिव होकर अगर सोचें, क्योंकि देखें गन्ने की प्राइस भी बढ़ गई है, अगर शुगर की प्राइस मार्केट में उतनी ही रहती है तो शायद इतने प्रॉफिट्स ना रहें। तो कंजर्वेटिव होकर सोचें तो 2023 में अगर इसकी ईपीएस 30 रुपए तक होती है तो इसकी प्राइस अर्निंग तो बहुत ज़बरदस्त होगी 1.5। और पिछले साल 35-36 रुपए का ईपीएस कमा के भी 2 रुपए का डिविडेंड दिया, जो कि 3-4 साल बाद दिया, और 36 रुपए दोबारा ईपीएस होती है, तो अभी के हिसाब से तो यही लग रहा है कि 1-2 रुपए ही डिविडेंड देंगे। तो डिविडेंड यील्ड में कोई इतना अच्छा अभी बज़ाहिर नहीं लग रहा, लेकिन कोई पता नहीं कभी भी इनका दिल करे तो ज़्यादा डिविडेंड देना शुरू कर दें, क्योंकि हिस्ट्री इतनी नहीं है डिविडेंड की, अच्छे डिविडेंड की। तो इट्स डिफिकल्ट टू असेस के आगे क्या करेंगे। देखें हिस्ट्री में भी कोई अच्छा इतना नहीं दिया डिविडेंड, लेकिन फिर भी इसमें जब Q4 के रिजल्ट्स आए थे तो फिर ये कैपो कैप गया था, क्योंकि लोगों ने फिर बेचा नहीं, क्योंकि रिजल्ट्स इतने अच्छे आए थे। ये कुछ 16 से ऑलरेडी ये शेयर 50 तक जा चुका है। तो यहाँ पे बज़ाहिर वैसे तो अगर माने कि हर क्वार्टर में 12 रुपए की ईपीएस आती है तो फिर भी सस्ता है उस हिसाब से देखा जाए, लेकिन फिर भी क्योंकि इतना ऊपर जा चुका है और आगे का अभी श्योरिटी नहीं है, तो हम इसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि डिविडेंड भी इतना अच्छा नहीं था। और देखें एयरलिंक फर्क चीज है। एयरलिंक में हमने आपको बताया ना कि उसकी ईपीएस कोई खास नहीं थी, कोई पता नहीं क्यों इस तरह ऊपर गया, लेकिन ये वाला शेयर प्योर अपने रिजल्ट्स की बेसिस पे ऊपर गया, क्योंकि रिजल्ट्स इतने अच्छे आए थे तो जिनके पास ये पहले से था उन्होंने इसको बेचना मुनासिब नहीं समझा, और खरीदार मार्केट में आते रहे और ये इतना ऊपर चला गया। तो हर शेयर जो इतने छोटे से अरसे में ऊपर जाता है वो जरूरी नहीं उसमें गेम ही हो, ये आपको फर्क खुद से करना है रिजल्ट्स को देख के। तो बहरहाल 6 साल की परफॉर्मेंस देखें तो बहुत ही नीचे लोअर रैंक पे था शेयर, लेकिन लेकिन सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस की वजह से ऊपर गया। अब ये वक्त ही बताएगा कि आगे परफॉर्मेंस को मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं। तो डिविडेंड यील्ड तकरीबन 5% है, प्राइस अर्निंग तकरीबन 1.5 है, 5 साल की परफॉर्मेंस आपको दिखा दी। बुक वैल्यू को देखें तो बुक वैल्यू इसकी कोई 240 रुपये है, वही बात है कि अपने प्लांट एंड मशीनरी की वजह से होगी। तो ये हिसाब किताब है इस शेयर का। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। इसके बाद है जी INIL इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज। इन्होंने 2 रुपए का डिविडेंड दिया इंटरिम पे, और अगर इनके रिजल्ट्स का जायजा लें तो इस क्वार्टर में इनके जो रिजल्ट्स आए हैं वो 3.4 का ईपीएस है, और वो तकरीबन इन लाइन है पिछले क्वार्टर के ईपीएस के हिसाब से। अगर ट्रेंड देखें तो क्वार्टरली बेसिस पे इसका ट्रेंड थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, सेल्स का भी ग्रॉस प्रॉफिट का भी, लेकिन खर्चे ज़्यादा हो गए हैं और फाइनेंस कॉस्ट भी शायद ज़्यादा हो गई हो, तो उस हिसाब से नेट प्रॉफिट का ट्रेंड थोड़ा नीचे की तरफ है। देखिए 22 और 23 का रिजल्ट मिलता जुलता था और डिविडेंड भी मिलता जुलता था, 16-17 रुपए और 8 रुपए का तकरीबन डिविडेंड। और 24 का अगर इस हिसाब से देखें तो 13 रुपए का ईपीएस बज़ाहिर नजर आ रहा है, अनलेस कि कोई टर्न अराउंड हो।
और उस हिसाब से अभी 2 रुपए का डिविडेंड दिया तो कोई 6 रुपए का डिविडेंड मैक्सिमम हमें नजर आ रहा है टोटल इस साल में। तो 6 रुपए के डिविडेंड के हिसाब से अगर इसकी प्राइस को देखें तो तकरीबन 4.5% डिविडेंड यील्ड बन जाएगी। अगर प्राइस अर्निंग को देखें तो वो 10 के मल्टीपल पे है, तो बिल्कुल भी ये अच्छा उस हिसाब से इसकी वैल्यू नहीं है। बुक वैल्यू को देखें तो बुक वैल्यू इसकी भी ज़्यादा है, लेकिन वही बात है कि ऐसी बुक वैल्यू का कोई फ़ायदा नहीं हमें लगता कि अगर इनकी अर्निंग और डिविडेंड अच्छा ना हो। और पिछले 5 साल में देखें, ये वैसे तो डबल हो गया है क्योंकि देखें नीचे तक चला गया था, लेकिन इसके भी डबल होने की वजह कोई इतनी हमें समझ नहीं आई, क्योंकि वो तो आपको पता है जब मार्केट ट्रेंड में आती है तो किसी भी शेयर को कहीं भी ले जाते हैं। और अगर हाई को देखें तो ये 220 तक भी गया है। तो जब गेमर्स का मूड होता है, ऑटो सेक्टर, आईटी सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो इस काबिल नहीं है कि इनके ऊपर हों, लेकिन इनमें गेम्स अक्सर चलती हैं और इनको बहुत ऊपर नीचे किया जाता है, तो हम जनरली इन सब सेक्टर्स को अवॉइड ही करते हैं। बाकी आपकी अपनी मर्जी है। फिर है जी इसी के जैसी कंपनी इंटरनेशनल स्टील आईएसएल। इसके रिजल्ट्स देखें तो इन्होंने भी 2.5 रुपए का डिविडेंड दिया इंटरिम पे। और रिजल्ट्स देखें तो पहले आईएनआईएल और इसके रिजल्ट्स में गैप थोड़ा ज्यादा होता था, अब वो गैप कम हो गया है। असल में आईएसएल के तो इतने इंप्रूव नहीं हुए, आईएनआईएल के कम हो गए हैं। तो इनको देखें तो इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर जैसा ही रिजल्ट आया 2.84 का। अगर पिछले 2 साल के रिजल्ट्स को देखें, जिसमें 22 में 12.44 की ईपीएस थी और 23 में 8 की और 24 की 11 रुपए तक की ईपीएस हो सकती है और डिविडेंड 5 रुपए का, ये ट्रेंड को देख के हमें ऐसा महसूस हो रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 5 रुपए के डिविडेंड के हिसाब से इसकी यील्ड तकरीबन 7% बनती है। 11 रुपए की अर्निंग के हिसाब से प्राइस अर्निंग तकरीबन 6.5 बनती है, जो कि आईएनआईएल के मुकाबले में बेहतर है, लेकिन इतनी अच्छी ये भी नहीं है। बुक वैल्यू को देखें तो वो इसकी बनती है 50 रुपए, बुक वैल्यू के हिसाब से काफ़ी कम है। आईएनआईएल पुरानी कंपनी होगी शायद, उसकी बुक वैल्यू काफ़ी अच्छी है। और 5 साल की अगर परफॉर्मेंस देखें तो ये भी नीचे तकरीबन 40-42 तक जाके ये 70-75 तक गया, और ये वैसे गेमर्स के टाइम पे 100 रुपए तक भी गया। तो वही बात है, जो बातें हमने आईएनआईएल के हवाले से कही थी वो इसके लिए भी उसी तरह एप्लीकेबल हैं। बाकी आपकी अपनी मर्जी है। फाइनली आज के लिए है जी साजियो। अब साजियो के जो रिजल्ट्स हैं अगर उनको देखें, पहले तो इन्होंने यहाँ लिखा है कि इन्होंने लैंड परचेज किया है, और इसका मतलब ये है कि अगले साल वैसे भी इनका कोई डिविडेंड बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन हो सकता है अगले साल डिविडेंड और कम कर दें, बोनस शोनस दे दें, हिस्ट्री में देते रहे हैं। लेकिन अगर इस क्वार्टर में देखें तो इस क्वार्टर की ईपीएस 12 रुपए आई है और 12.5, और पिछले से थोड़ी सी बेहतर हुई है। पिछली दफा 11 रुपए की थी तकरीबन। अगर इसके ट्रेंड को देखें तो इसका ट्रेंड को आप देखें Q2 23 से देखें Q3 23 में कितना फर्क आया है। यही बेसिकली वो वक्त था जब इन्होंने 4 व्हीलर्स का शुरू किया सेल्स, जो हेवल ब्रांड है। अब वहां से इनका ईपीएस बढ़ना शुरू हुआ और पिछले 4 क्वार्टर में देखें बढ़ ही रहा है। पिछले साल इस सारी ईपीएस का इफेक्ट 2 क्वार्टर्स में आया था, अब वो 4 क्वार्टर्स में आएगा। और पिछले साल 16 रुपए की ईपीएस कमा के 4 रुपए का डिविडेंड दिया। अब अगर ये ट्रेंड इसी तरह कंटिन्यू रहे तो हम एज्यूम करते हैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर कि 40 रुपए की ईपीएस साल में आएगी, और हो सकता है डिविडेंड 10 रुपए तक का दे दें। तो 40 रुपए की ईपीएस के हिसाब से तो प्राइस अर्निंग इसकी 5 पे है। 5 से नीचे हमारे लिए अच्छी होती है, लेकिन इसमें उस हिसाब से गुंजाइश है क्योंकि ऑटो सेक्टर की प्राइस अर्निंग अमूमन बहुत ज्यादा होती है। तो हमारे लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं, लेकिन क्योंकि ऑटो सेक्टर में इसको अच्छा समझा जाता है, प्राइस अर्निंग को ज्यादा लेके जाया जाता है, तो उस हिसाब से ऑटो सेक्टर में इसमें अभी भी काफी गुंजाइश मौजूद लगती है। और अगर 10 रुपए का डिविडेंड दिया तो डिविडेंड यील्ड तो अच्छी नहीं है, लेकिन अगेन ये सेक्टर डिविडेंड यील्ड के हवाले से चलता ही नहीं है। और अच्छा, इसकी जब ईपीएस अच्छी आनी शुरू हुई, ये देखें, ये 5 साल के ट्रेंड में देखें तो ये 250 तक तो गया जा चुका हुआ है, लेकिन फिर ये देखें कितना 50 रुपए तक चला गया, और ये 50 से अब 200 पे आया है। लेकिन ये अपनी परफॉर्मेंस की वजह से आया है, फिर भी हमें लगता है बहुत ऊपर आ गया है। इतनी भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं कि 200 तक हो। लॉजिक, फाइनेंशियल लॉजिक के हिसाब से अभी भी ओवर वैल्यूड है, लेकिन ऑटो सेक्टर के हवाले से गुंजाइश मौजूद है। फिर भी हमारी इस वक्त इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, और अगर हमारी हुई भी, अगर हमने किया भी, हम बहुत थोड़ा सा करेंगे। सिर्फ ऑटो सेक्टर लवर्स जो हैं वो इस पे तवज्जो अपनी डाल सकते हैं। लेकिन इसमें एक
बहुत अच्छा इसमें हम देख लें, परफॉर्मेंस भी होगी। बुक वैल्यू इसकी कम होगी, देखें 60 रुपये है, क्योंकि अभी तो इनके इसी साल से तो प्रॉफिट्स आने शुरू हुए हैं। तो इसको बुक वैल्यू के हवाले से नहीं देखना चाहिए, इसको सिर्फ ये देखना चाहिए कि क्या ये सेल्स इस तरह कंटिन्यू रहेंगी, क्या ईपीएस ऐसे ही रहेगी। और अगर ईपीएस ऐसे ही रही, साल में 40-40 रुपए की ईपीएस होनी शुरू हो गई, तो फिर ये लॉन्ग टर्म में काफी ऊपर जा सकता है। ये सिर्फ इस सेक्टर के हवाले से हम और ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। ये टीयर 1 टीयर 2 डिविडेंड के स्टॉक्स में नहीं है, ग्रोथ में आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन इसमें ना एक बहुत अहम चीज है, वो हम आपको दिखा देते हैं। ये हम इसका ना यहाँ पे अपने ये सेल्स का डेटा यहाँ पे डालते होते हैं। तो जो जनवरी में जो दिसंबर की सेल्स का डेटा आया, वो हम आपको एक दफा दिखा देते हैं, और दिसंबर में जो नवंबर की सेल्स का डेटा आया वो भी दिखा देते हैं। इसमें फोर व्हीलर्स को आपने देखना है। नवंबर जो दिसंबर में डेटा आया था, उसमें फोर व्हीलर्स की प्रोडक्शन थी 342 और सेल्स हुई 269 यूनिट्स। और दिसंबर में जो जनवरी में डेटा आया, प्रोडक्शन तो अच्छी हुई 424 यूनिट्स, पर सेल्स सिर्फ 29 हुई। अब हमें इसका कोई आइडिया नहीं है कि ऐसा क्या हुआ है कि इस महीने में, दिसंबर के महीने में एकदम सेल्स इतनी ड्रॉप हो गई हैं। क्या एकदम डिमांड कम हो गई है हेवल ब्रांड की, या क्या हुआ है, या बस ये एक इत्तेफाक था कि उस महीने में नहीं हुई। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने इसमें, अगर जो इसमें खास तौर पे इंटरेस्टेड हैं, उन्होंने सिर्फ इस चीज का इंतजार करना है कि अब जो जनवरी की सेल्स का डेटा जो फरवरी में आएगा, उसमें आपने देखना है कि क्या फोर व्हीलर्स की जो सेल्स हैं वो जनवरी में दिसंबर जैसी हैं, या नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त जैसी हैं। अगर तो जनवरी की सेल्स भी फोर व्हीलर्स की अच्छी नहीं है, तो फिर इसको अवॉइड करना चाहिए, इरिस्पेक्टिव के मार्केट में परफॉर्म कैसा कर रहा है। लेकिन अगर वो सेल्स बैक ऑन ट्रैक आ जाती हैं, तो फिर बेशक ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर कर लें। तो ये था जी आज का सेशन। ये सारा डेटा हमने पीएसएक्स की साइट से लिया। आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।